हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था। तो उस लेक्चर में थोड़ी मिस्टेक हो गई, वहां पे मैंने थोड़ा ऑर्डर बताने में थोड़ी गलती कर दी, वो हम अभी क्लियर करेंगे। और स्टेट ऑफ मैटर हमारा चैप्टर चल रहा था, इसका आज का लास्ट टॉपिक है ये लिक्विड स्टेट। देखिए फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो उसका 10% भी भाग केमिस्ट्री में नहीं है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो हम आपको अभी इसी समय क्लियर करा देंगे। तो आइए, सबसे पहले जो लास्ट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताए थे उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑर्डर में ऑर्डर थोड़ा गलत हो गया, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ और एक एग्जांपल भी आप लोगों को करा दूंगा। अच्छा, तो देखिए हम लोगों ने जो कल कर्व ड्रॉ किया था वो फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस या 1/n dn du, और यहां पर वेलोसिटी u के बीच मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था। ये ग्राफ जो था वो इस तरह से, ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को हमने बोला था ये अनसिमेट्रिकल नेचर का है, अनसिमेट्रिक नेचर, अनसिमेट्रिक नेचर है इसका। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो हम इस वेलोसिटी को यहां पर देख लेते हैं। यहां पर इस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल सकते हैं ऑफ गैसियस पार्टिकल। अब बात करते हैं बीआरएमएस वेलोसिटी की। तो बीआरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होगी। तो इस साइड में ये लाइन जो ड्रॉ की है, ये जो लाइन आएगी इसको हम बी आर एम एस वेलोसिटी बोलते हैं। बी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इन दोनों के बिटवीन जो एवरेज होगी वो इन दोनों के बिटवीन आएगी। ठीक है, अभी इसको हम बी, ये जो डॉट पॉइंट है इसको हम बी एवरेज यहां पर चलिए यहां पर लिख देते हैं बी एवरेज। ये तीन तरह की गैसियस पार्टिकल वेलोसिटी रखते हैं, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो होती है अभी लेफ्ट टू राइट जाने पर वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो बीआरएमएस वेलोसिटी का ऑर्डर और अनसिमेट्रिकल नेचर ग्राफ के लिए देखें तो बीआरएमएस इज ग्रेटर देन बी एवरेज इज ग्रेटर देन बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये ऑर्डर आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वहां पर हमने ये ऑर्डर गलत कर दिया है उस लेक्चर में। वहां पर हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बता दी है मैक्सिमम, बट गलत है ये। ठीक, ये ऑर्डर सही है, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया मेरे पे। तो आप ये इतना इतना समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आई कि मैक्सिमा पे होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बट मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो बीआरएमएस वेलोसिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अनसिमेट्रिकल नेचर, अभी ये ग्राफ आपको ऐसे दिखा। अभी एक एग्जांपल कराते हैं आप लोगों को। ये हम हटाते हैं, ये हम हटाने के बाद यहीं पे एक एग्जांपल देखते हैं, शायद जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए उसमें एक ग्राफ ऐसे दे दिया, अभी मैं सही नहीं बनाया, जाओ। एक ग्राफ ऐसे यहां पर बिल्कुल टच करा दिया, और एक ग्राफ इस तरह से, ऐसे यहां से इस तरह से दिया गया है, और वहां पर इसको T1, ये T2 टेम्परेचर दिया गया। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल या क्वेश्चन कुछ भी बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। उन्होंने, हम मान लेते हैं ये T1 ग्राफ है, ये T2 ग्राफ है। यहां पर इन
T1 ग्राफ ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी बताना है हमको T1 ग्राफ में, T1 ग्राफ में, और सेम इन T2 ग्राफ, T2 ग्राफ फाइंड ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी सिटी। तब हम यहां से देखेंगे ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और एक्स एक्सिस को टच कर गया, तो ये T1 जो ग्राफ है इसको सिमेट्रिकल नेचर का बोलेंगे। ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, सिमेट्रिकल नेचर, सिमेट्रिकल नेचर। और ये वाला जो ग्राफ है ये अनसिमेट्रिकल नेचर है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो यहां पर एक एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो ये अनसिमेट्रिकल नेचर है। T2 जो ग्राफ है वो अनसिमेट्रिकल नेचर का है। अनसिमेट्रिकल नेचर। अभी यहां पर हम वेलोसिटी का ऑर्डर देखते हैं सिमेट्रिकल नेचर में। तब हम सिमेट्रिकल नेचर में जाएंगे तो ये तो कंफर्म है कि मैक्सिमम पे वेलोसिटी होगी मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट प्रोबेबल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये अनसिमेट्रिकल नेचर का होगा तब यहां पर कहीं BRMS वेलोसिटी, और यहां पर अभी हमने अभी बताया था ये इस वेलोसिटी को B एवरेज और ये वेलोसिटी BRMS और ये वेलोसिटी ये नीचे लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तब ये ऑर्डर हम अनसिमेट्रिकल नेचर, अनसिमेट्रिकल नेचर ये है, ये ग्राफ कैसा है अनसिमेट्रिकल नेचर का है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो T2 ग्राफ पर ऑर्डर अगर देखेंगे तो BRMS इज ग्रेटर देन B एवरेज इज ग्रेटर देन B मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा फॉर अनसिमेट्रिकल नेचर ग्राफ। अनसिमेट्रिकल ग्राफ, ठीक है। अभी यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर ये सिमेट्रिकल नेचर का है तो इसकी BRMS वेलोसिटी तो ज्यादा होगी बट B एवरेज और B मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक ही स्थान पर होगी, एक ही पॉइंट पर होगी। तब हम यहां से लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पूछा गया है आप दिमाग में रखिएगा, ये B RMS is greater than B average equal B most probable velocity, ठीक है, ठीक है। अब ये समझ में आया, कर लोगे, कर पाओगे। ये सिमेट्रिकल नेचर का ग्राफ है क्योंकि एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ एंड हुआ एक्स एक्सिस पे, सिमेट्रिकल नेचर का ग्राफ आया। तब यहां पर जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप्स वेलोसिटी होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और बी एवरेज एक ही पॉइंट पर आएंगी, और बी एवरेज तो ज्यादा, BRMS तो ज्यादा होती है तो इस ग्रेटर देन, और दोनों ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब अनसिमेट्रिकल नेचर का होगा तब आप लोगों को ग्राफ क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप यहां पर नजर डाल लीजिएगा,
ग्राफ 1 बना हुआ, ग्राफ 2, तो इसमें देख लीजिए ये अगर टच करता है तो वो सिमेट्रिकल है, यदि नहीं टच कर रहा तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल यदि ग्राफ है तो हमारा ऑर्डर जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। बी आर एम एस मोर देन बी एवरेज एंड बी मोस्ट प्रोबेबल, बट इन सिमेट्रिकल ग्राफ order will be changed. BRMS is greater than and both are equal. समझ में आया? यहां से हम ये पूछें कि आप रिलेशन, अगर हम यहां पे कहीं लिखना चाहें, यहीं पे देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, तब कौन सा T1 T2 में क्या रिलेशन आएगा? हमने आप लोगों को कल बताया था बी मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तब हमारा T2 क्या हो जाएगा? टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। ये पॉइंट समझ में आया? ये लास्ट लेक्चर का था, ये छूट गया था, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो वीडियो बैक करके देख लीजिए, मैंने बहुत ठीक से समझाया। आप लोगों को क्वेश्चन आए तब यहाँ पर नजर डालनी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जब अंडर द कर्व एरिया पूछेगा, हमने वो कल आपको केस कराया था, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड सबस्टेंस, कौन से सबस्टेंस होते हैं? तो सर बताया था आप लोग आपने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा देन गैसियस पार्टिकल, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा सबस्टेंस, ये बताया था हमने, ठीक है। बात पुरानी हो गई, नई बात देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नया नहीं है, चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर ही है, उसी का टॉपिक है ये लिक्विड स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं कौन से सबस्टेंस लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दो सबस्टेंस, थोड़ी थ्योरी लिख लेंगे। दोज सबस्टेंस have melting point below room temperature and boiling point above room temperature। वे सबस्टेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ऐसे सबस्टेंस हमारे लिक्विड सबस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड की सबसे पहली प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर। इसको हम सॉल्यूशन में ढंग से और पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। शॉर्ट में बीपी भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर। अभी समझिए, यहां पर कोई ये कंटेनर लिया और यहां पर ये लिक्विड है, ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस कंटेनर को हम क्लोज कर देते हैं, इस कंटेनर को किसी न किसी चीज से क्लोज कर दिया, ये बंद कर दिया और इसको ही दिए, वेपर बनना स्टार्ट होगी। देखो वेपोराइजेशन जो प्रोसेस है ना, वो किसी भी टेम्परेचर पे होती रहती है, किसी भी हीट ना भी देंगे तब भी ये वेपर बनेगी, हीट नहीं देंगे तब भी ये वेपर बनेगी, बट इतनी वेपर कभी नहीं बनेगी जो वेपर एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम
कंडीशन में आ जाए। और हमको इतनी वेपर चाहिए कि ये वेपर पार्टिकल्स और ये लिक्विड पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज हो जाए। जब यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा तभी ये वेपर प्रेशर इस लिक्विड सरफेस पर कंसीडर करेंगे। लिक्विड को ऐसे मान लीजिए किसी कंटेनर में लिक्विड ऐसे छोड़ दिया, तब क्या यहां वेपोराइजेशन नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, बट कम हो रहा होगा, बहुत कम होगा। अगर क्लोज भी कर देंगे तब भी ये जो वेपर है इस पर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगी। हम कंसीडर जब करेंगे जब वेपर पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में इन बिटवीन स्टेबलाइज्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम वेपर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? डिफिनेशन लिखना चाहें, एक्सर्टेड लिखिए, दी प्रेशर exerted by vapor of liquid at equilibrium on surface of liquid, surface of liquid। तो दी प्रेशर exerted by vapor of liquid at, कॉमा लगा दें, at equilibrium on surface of liquid। इक्विलिब्रियम ये टर्म यहाँ पे यूज करना जरूरी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो वेपर है लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगी इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एक पॉइंट और डॉट पॉइंट बना के लिखिए। अभी देखिए यहां पर ये लिक्विड है, लिक्विड दो तरह से हो सकते हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ये वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अभी नॉन वोलेटाइल यदि लिक्विड हुआ तब ये वेपर नहीं बनाएगा, चाहे कितना भी हीट करें। नॉन वोलेटाइल लिक्विड वेपर जब यहां पर नहीं फॉर्मेशन होगी तब क्या यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा? तब क्या यहां पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लिक्विड मस्ट बी वोलेटाइल। ये पॉइंट एक ऐड कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा और समझें, यहां पर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं वेपर बढ़ेगी। इनिशियल पोजीशन में वेपर का फॉर्मेशन जल्दी होगा। वेपर इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर का फॉर्मेशन स्पीड से होगा, जल्दी से होगा। बट यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तब क्या यहां पर वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद तब क्या यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा? वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो वेपर प्रेशर और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर ग्राफ अगर बनाना चाहें, यहां पर इसको हटाते हैं, तो ये नेक्स्ट डॉट पॉइंट आएगा। आप लोग इसके नीचे कंटिन्यू करें। तो ये यदि हम टेम्परेचर वर्सेस ये बाई एक्सिस यहां पर वेपर प्रेशर, तो इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तब वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर यहां से एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अभी यहां से इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहां से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप ये याद रखिएगा। तो ये 3-4 पॉइंट थी वेपर प्रेशर में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी भी लिक्विड द्वारा वेपर बनाएगी और इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइजेशन होता है, तब जो वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। और ये ग्राफ था, और आगे बात करते हैं। ये एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। नहीं, चलिए छोड़िए, मैंने नेचर लिक्विड के नेचर पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। एक लिख लीजिए डॉट पॉइंट, क्या पता पूछ लिया जाए। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तब मैंने ये इसलिए लिखवा दिया, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि लिक्विड वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, वो तो हम आपको पहले से बता चुका हूं कि वोलेटाइल होना चाहिए लिक्विड वेपर प्रेशर होने के लिए, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। सेकंड हेडिंग डालेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का क्या हो सकता है? तो देखिए, किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं और वो जब तक बॉयल नहीं होता है, जब तक वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के क्या इक्वल नहीं हो जाता है। जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एग्जैक्ट जब इक्वल हो जाएगा, तब जिस पॉइंट पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहां पर अगर थ्योरी में लिखना चाहें, द टेम्परेचर द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to एटीएम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक होता है, लिखना चाहो लिख लो, एटीएम प्रेशर at which temperature vapor pressure of liquid is equal to एटीएम प्रेशर। एटीएम प्रेशर एज नोन, या फिर हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक डॉट पॉइंट लिखेंगे। प्रेशर यदि बन बाहर रखें तब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसको बोलेंगे एट, यहां पे लिखेंगे एट 1 बार, तब बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, तब हम इसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी और बात देखते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है। इसको हम हटाते हैं।
ये बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग ठीक नहीं लिखा हुआ है, ठीक से लिख ले, ठीक से लिख लीजिए, हमें बार बार वही दिक्कत आ रही है। बॉइलिंग, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप लोग बताओगे। ये देखिए, हमारा H2O है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कोई भी सबस्टेंस और सबस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए हमने मीथेन ले लिया, क्लोरीन ले ली, इनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होंगे। मान लीजिए अभी हम मान रहे हैं इतना, ये मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सबस्टेंस से लिक्विड फॉर्म में, और वो ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या? किसी का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा क्या? तो यहां पे लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट while does not depend upon temperature, while boiling point is directly proportional to atmospheric pressure। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर व्हाइल बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ, ठीक है। अभी यहां पर कोई भी बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सबस्टेंस का चेंज हो सकता है यदि एटीएम प्रेशर चेंज किया जाए तब, बट टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में यदि बोलेंगे तो ये टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएगा, ये डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट तो 80 ही रहेगा। इसका हम टेम्परेचर 100, क्या वाटर, कभी वाटर में बॉयल हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस में, या 100 से ऊपर जाएंगे तब तो बॉयल होगा ही होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते, ये जब हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं। जब हम माउंटेन पर जाते हैं, कहते हैं कि पहाड़ों पर जाओ तो वहां पर दाल या सब्जी कुछ जल्दी गलती नहीं है, गलती नहीं। अभी देखिए क्या किया, ये ले लिया जो भी बर्तन है दाल उल बनाने वाला, यहाँ पर भाई पानी, भाई लिक्विड ही वाटर नहीं है, वहां पर एटीएम प्रेशर जो है वो 1 एटीएम से कम होगा। 1 एटीएम से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी 1 एटीएम से प्रेशर कम हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था 1 एटीएम था, जब ये ग्राउंड में था तब 1 एटीएम प्रेशर था। हमारे आसपास का प्रेशर जो है वो 1 एटीएम होता है, तब इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। जब ये कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। अभी बॉइलिंग पॉइंट जब चेंज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तभी अभी जो जो भी दाल चावल जो भी है, इसको गलाने के लिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए था। अभी अभी क्या हो गया, मान लीजिए 80 हो गया, दाल गलेगी क्या? कम हो गया ना। इस वजह से पहाड़ों पे जाने पे हमारी दाल और कुछ गलती नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया, दाल गलने की बोले या पकने की बोले,
बात एक ही है, पकती नहीं है, बनती नहीं है, कुछ भी सही। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बस इतना ही था। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लिक्विड की। हेडिंग डालेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा हुआ है गामा, बाद में लिखवाते हैं इसलिए हमने पहले लिखवा दिया। गामा से प्रेजेंट करते हैं। ये कोई लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है। हम कोई इमेजिनरी लाइन कोई मान लेते हैं, यहां पर कोई लाइन है, तो यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन कहलाता है। कोई हम इमेजिनरी लाइन, बट ये हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन, यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स, मान लीजिए यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, ये यहां पर एरिया कंसीडर करें, तब हमारा प्रेशर होता है F/A। सेम वही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स गामा इक्वल टू F/L, ये हमारा हो गया सरफेस टेंशन। टेंशन को समझने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स हमारा प्रेशर होता है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन हो गया। ठीक है, थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं यहां पर, अच्छा लगेगा। इट इज इट इज इट इज फोर्स एक्टिंग एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द imaginary line draw on the surface of liquid। ये भाषा लिख लीजिए आप, और आप शॉर्ट में समझिए, ये डिफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, आप शॉर्ट में समझिए। यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन कहलाता है। और ये इसका फार्मूला था, गामा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गामा इक्वल टू F/L। अभी सभी लोग यूनिट की बात करेंगे। यहां पर यूनिट क्या हो सकती है, छोटी सी बात है। ये इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, लेंथ मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं, और थोड़ा एक डॉट पॉइंट और लिख लेते हैं। सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहां से लिख सकते हैं गामा गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इनवर्स में टेम्परेचर पर क्या डिपेंड होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए इतना ही। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए केमिस्ट्री के, हम फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो इस चैप्टर में केमिस्ट्री में उसने ये टॉपिक दिया है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। कभी इसको नीटा ईटा जो भी है इसको पढ़ते हैं। ये देखिए होती क्या है विस्कोसिटी, कंफ्यूज रहते हैं लोग। मान लीजिए ये लिक्विड इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड के कंटिन्यू लेयर बनी हुई है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डिटेल है इसके बारे में। ये लिक्विड कोई फ्लो हो रहा है और ये लेयर है पर्टिकुलर लेयर है। तो ये जो लोअर है लेयर, ये इसके अपर वाली पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होगी, इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। हम लिख सकते हैं क्या, बार बार गलत हो गया। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स वन लेयर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। आप लोगों को पता होगा कि अपर लेयर की वेलोसिटी लोअर लेयर की वेलोसिटी से क्या ज्यादा होती है। ये वेलोसिटी डाउन अप टू डाउन टू अप जाएंगे तो वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अपर लेयर जो होगी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी कम होती है। और लोअर प्रत्येक इमेजिनरी अगर लेयर माने तो प्रत्येक लेयर अपर वाली लेयर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। तो ये विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स जो होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, बट लिक्विड सरफेस के द्वारा होता है। यहां पर ये फिजिक्स में देखते हैं, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारी सरफेस है, तो यहां पर सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। सेम डिक्टो वही यही कहानी है कि बस लिक्विड में अपर लेयर लोअर लेयर के बिटवीन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज, यहां पर लिख सकते हैं इट इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर टू लेयर लिखिए, टू लेयर ऑफ लिक्विड। इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन की, मतलब फार्मूला क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस लोअर लेयर की अभी मैंने बताया था, इसकी वेलोसिटी कंपेयर टू ये अपर लेयर, ये वेलोसिटी कम होगी। इसी चीज को बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि हम इसको जो पेपर एनसीईआरटी में डी जेड लिया गया है, इस डिस्टेंस को माने तो ये डी जेड है, और वेलोसिटी बी लिक्विड सरफेस के मानते हैं वेलोसिटी बी, तब वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा यहां पर विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है। और यदि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करें, किसी पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए कुछ भी एरिया कंसीडर किया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पर्टिकुलर एरिया। तब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर ये डिटेल हटाते हैं, यहां पे समझिए वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कैसे लिख सकते हैं। थोड़े से चेंज के लिए
जो माइनर चेंज होगा उसके लिए लिखेंगे डी वी डी जेड, डीवी अपॉन डी जेड, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अभी यहां पे कुछ नहीं रह गया। विस्कस फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी अपॉन डी जेड लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इक्वल, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल आएगा, यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा ए डीवी अपॉन डी जेड। ये हमारा विस्कोसिटी का फार्मूला आया। एफ इक्वल टू नीटा, यहां पर जो नीटा है ये, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। और इसकी यूनिट की बात करें, ये यूनिट भी पूछ लेगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट यहां से निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। ये यूनिट है, मतलब न्यूटन है, ये एरिया है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। तब यूनिट आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ये जो होती है ये एसआई यूनिट होती है, ये ऐसा यूनिट होती है। सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट की बात करें तो इसको सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को डायन सेकेंड मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। इसी को हम कह सकते हैं, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। इसी को हम बोल सकते हैं पॉइस, इसी को पॉइस भी बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। और यहां पे लिख लो इन सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ही लिखा हुआ है इन सीजीएस, और ये यूनिट जो है वो एसआई के टर्म में, ठीक है। अब कभी सीजीएस सिस्टम में यूनिट दी हुई है और न्यूटन सेकंड पर मीटर में चेंज करना हुआ, तब यहां पे थोड़ा देख लेते हैं कि 1 पॉइस, इसी को डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, ये 10 की पावर -1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप याद रखिए। ये 10 टाइम्स, बस ये आप याद रखना, 10 टाइम्स मोर देन होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो आपको विस्कोसिटी के बारे में समझ में आया होगा कि टू लिक्विड की टू लेयर के बीच लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ही विस्कोस फोर्स होता है, और इसी प्रोसेस को हम विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात एक पॉइंट और नोट करते हैं, पॉइंट भूला जा रहा हूं, एक पॉइंट और नोट कीजिए। विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर आप अगर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो और एक ट्रेंड और देख लीजिए। चलिए अब जो केमिस्ट्री की बात थी वो समझते हैं। आप लोगों ने सरफेस टेंशन देखा, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां से एक ट्रेंड देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। मैं ट्रिक बता देता हूं। वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर इन अवधपुरी, अवधपुरी, ये यदि ट्रिक देखेंगे तो यहां से विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, स्वरूप से मतलब
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ये ई से देखना चाहेंगे, इज ऑफ लिक्विफिकेशन, फिकेशन मतलब गैस का लिक्विफिकेशन क्या, लिक्विफिकेशन हमने पढ़ाया था। और सी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ए से वंडरबॉल कांस्टेंट ए, इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सी से मैं देख लेता हूं, मुझे ट्रिक याद नहीं रहती है। सी मतलब टीसी, इसी को बोला था क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो आप इतनी बात याद रखिएगा। तो ये ऑर्डर आप, ये सभी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। किसी का ऑर्डर पूछा जाए, यदि आपको किसी एक ऑर्डर को निकाल लेते हैं तो ये सारी ये एक सेम जैसे सेम ऑर्डर रहेंगे। तो ये आप याद रखना। ये आप लिक्विफिकेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन जल्दी हो जाएगा गैस का, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, विस्कोसिटी होगी ना, ये चीजें हैं। चलिए आज का ये चैप्टर अब ये स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर खत्म हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। लिक्विड स्टेट एनसीईआरटी में जितना था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर हम थर्मोडायनामिक्स लेके आएंगे। थर्मोडायनामिक्स इसके बाद पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि गैसियस स्टेट से रिलेटेड ही वो चैप्टर है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए क्योंकि लगातार स्ट्रगल से ही आप लोगों को सफलता मिलेगी, बाकी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।